Hello students, how are you? Welcome to online social study classes of New Saint Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, in this video I will explain you the fifth and the last lecture of the chapter Agriculture from Geography, and in this lecture we will especially read about the technological and institutional reforms and impact of globalization. तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी हम पिछले पेजेस में ये पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस की जा रही है। लोग इसी में हज़ारों वर्षों से लगे हुए हैं। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कॉम्पिटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। लेकिन जो सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड है, यानी जो टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हुए हैं, यानी हमारी एग्रीकल्चर में जितने भी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, इनके बिना लैंड का जो हम यूज करते आ रहे हैं जिस तरीके से, है ना, तो बिना जो टेक्नोलॉजिकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनका यूज किए बिना जो हम खेती कर रहे हैं, तो उसने क्या किया है कि हमारे एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उसको काफ़ी धीमा किया हुआ है, उसको रोके रखा है। इन स्पाइट ऑफ एग्रीकल्चर, इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। कि मतलब बहुत सारे जो डेवलपमेंट सोर्सेज हैं इरिगेशन के, उनके बावजूद भी हमारे जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं, हमारे देश के ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं, बड़े बड़े पार्ट्स हैं, उनमें रहने वाले जो फार्मर्स हैं, वो अपनी एग्रीकल्चर को कैरी करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, स्पेशली जो मॉनसून है और जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है हमारी सॉइल की, उस पर ही डिपेंड करते हैं। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज। और जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए बढ़ती जा रही है हमारे देश की, और ये हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर चैलेंज हमारे सामने खड़ा करती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लिवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी हमारी एग्रीकल्चर जो कि देश की लगभग 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए लिवलीहुड का एक साधन है, यानी रोजी रोटी का साधन है, उसको आवश्यकता है कि सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हों। यानी टेक्निक वाले और न्यू टेक्नोलॉजी आएँ, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हों, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हों, उनके बारे में हमें भी पढ़ेंगे। Thus collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of jamidari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे देश में जो कलेक्टिवाइजेशन है, यानी जो कलेक्ट करके सारी जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं उन पर कल्टिवेशन करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना, एक तरह से मजबूत करना, मिला लेना, कोऑपरेशन, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, क्योंकि शुरुआत से जो जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था, उसको एबॉलिश करना, यानी उसको समाप्त करना, है ना। इनको प्रायोरिटी दी गई जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के तहत जो हमारे देश में किए गए इंडिपेंडेंस के बाद, तो इन सब को प्रायोरिटी दी गई। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। यानी जो हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान चलते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्स में आने के बाद जब शुरू हुआ, तो उसमें सबसे पहले 5 ईयर प्लान में जो लैंड रिफॉर्म है उसको ही सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया, वही मेन फोकस रहा उस प्लान में। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, necessitating consolidation of holding।
मतलब हमारे देश में जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो चलता था, मतलब विरासत में जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जैसे पिता है तो उसके पास जितना भी अपना जो लैंड है वो क्या करता था, अपने बच्चों में ही डिवाइड कर देता था। तो इसकी वजह से बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन हुए, यानी बिखराव हुए। जो लैंड होल्डिंग्स थी वो छोटी छोटी होती चली गई। यानी जैसे एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं तो उसके पास मान लीजिए कि एक लैंड है, बड़ी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन 4 बच्चों के भी आगे चल कर के बच्चे हो गए, मान लीजिए 2-2, 3-3 या 4-4 जो भी हैं, तो उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को अपने बच्चों में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे करके कंटिन्यू चलती रही ये सिस्टम, और फिर जो लैंड होल्डिंग्स थी वो बहुत छोटी होती चली गई। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई लॉ रिफॉर्म्स नहीं हुए, लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉ हैं वो भी इनेक्ट हुए, बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन के जो लॉज थे, यानी बने तो नियम कानून तो बने, इनेक्ट हुए, लेकिन वो उनका इम्प्लीमेंटेशन की कमी रह गई है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in 1916 and 70s। यानी 1960s और 70s में, 60s और 70s का मतलब 60 से लेकर 70 और 70 से लेकर 79 तक में, यानी 80 तक में। तो 1960 से 70 तक जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी and the white revolution, that is also called operation flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture। तो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज यूज की गई, तो उनमें सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन था जो कि यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। साथ ही साथ जो वाइट रेवोल्यूशन थी, जो ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है उसको, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो थी वो हमारे जो राइस और वीट के प्रोडक्शन से रिलेटेड थी। हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम में वीट और राइस का प्रोडक्शन में काफ़ी उछाल आया, और साथ ही साथ जो वाइट रेवोल्यूशन में जो दूध का जो उत्पादन था वो भी काफ़ी बढ़ा। तो बट दिस टू लीड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। तो केवल कुछ फ्यू जो सेलेक्टेड एरियाज ही थे, उन्हीं में ही ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन थे इनका ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रभाव रहा। बाकी मोस्टली जो पार्ट थे वहाँ पर इनका जो इम्प्रूवमेंट था वो नहीं पहुँच पाया। देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s अ कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। और इसीलिए क्या हुआ, 1980s और 90s में एक कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में CLDP भी कह सकते हैं, लॉन्च किया गया, शुरू किया गया, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स। और इसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों रिफॉर्म्स को इंक्लूड किया गया। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिसीज, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से जो रिफॉर्म्स थे वो किए गए इस प्रोग्राम के तहत। इसमें हमारा जो क्रॉप इंश्योरेंस है, ड्रॉट के अगेंस्ट या फ्लड के अगेंस्ट या साइक्लोन, फायर, डिजीज, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो क्रॉप के सामने खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फार्मर के लिए ये उसका इंश्योरेंस करने के लिए व्यवस्था की गई। हालांकि उस समय से ये व्यवस्था कभी लागू नहीं हुई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, सहकारी समितियां वगैरह कह सकते हैं, उनका निर्माण किया गया, बैंक्स का गठन किया गया। जो फार्मर्स हैं उनको लोअर रेट्स पर, तो उनको लोअर रेट्स पर यानी कि कम इंटरेस्ट पर जो लोन है वो देने के लिए लोन फैसिलिटीज़ इन सब बैंकों का निर्माण किया गया है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे रिफॉर्म्स करने के लिए। आगे देखिए किसान क्रेडिट कार्ड, इसको हम शॉर्ट में KCC भी कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS are some other scheme introduced by the government
ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। किसानों के फायदे के लिए भारतीय सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का भी इनको भी इंट्रोड्यूस किया। मोरोवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन। इसके अलावा जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी क्रॉप से रिलेटेड, उन सब का एक तरह से ज्ञान देने के लिए जो स्पेशल वेदर बुलेटिन्स और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स को रेडियो और टेलीविज़न पर इंट्रोड्यूस किया गया। आज के समय में जानते हैं एक डीडी किसान एक चैनल चलता है जिस पर मोस्टली जो फसलों से रिलेटेड जो समस्याएं किसानों की होती हैं, है ना, पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में उस चैनल पे बताया जाता है। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसके बारे में आपने 9th में पढ़ा ही होगा, MSP से कहते हैं शॉर्ट में, उसको भी अनाउंस किया या उसको भी अनाउंस करती है। रिम्यूनरेटिव एंड procurement prices for important crops to check the exploitation of farmers by speculators and middlemen। जो speculators और middlemen होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन के किसानों को बचाने के लिए सरकार ने MSP की भी शुरुआत की, रिम्यूनरेटिव और प्रोक्योरमेंट प्राइसेस की भी शुरुआत की। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो किए गए किसानों को बचाने के लिए और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूँ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, मतलब हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम पढ़ सकते हैं हमारे इकोनॉमिक के चैप्टर में। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है जब जो किसी भी तरह का जो बिजनेस होता है वो ग्लोबल लेवल पर होने लगे तो उसको ग्लोबलाइजेशन ही कहते हैं। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फेनोमेनन। ग्लोबलाइजेशन कोई नया फेनोमेनन नहीं है, कोई नई स्थिति नहीं है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, और ये कॉलोनाइजेशन के टाइम पर भी था। यानी कॉलोनाइजेशन जब उपनिवेशवाद शुरू हुआ था, जब जो ब्रिटिश कंट्री थी उसने हमारे देश पर शासन किया था, या जो यूरोपियन कंट्री जो दूसरे देशों पर शासन करती थी, उसी समय से ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स केम टू इंडिया, जब 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स। तो उस समय भी, यानी उनके आने से जब वो आए थे उस समय के दौरान, या कहें कि उससे पहले भी, जो इंडियन स्पाइसेस थे वो संसार भर के बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते थे, और जो फार्मर थे हमारे साउथ इंडिया के, उनको इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी इंकरेज किया जाता था। और टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। और आज भी जो हमारे स्पाइसेस हैं हमारे इंडिया के, वो भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सबसे महत्वपूर्ण आइटम्स में से एक हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश पीरियड के दौरान भी, जब भारत ब्रिटिश के गुलाम था, तो उस समय भी जो कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया थी, यानी भारत की जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स थी, उन्होंने ब्रिटिश को अट्रैक्टेड किया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि कॉटन जो इंडिया का था वो ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होने लगा, और वहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, यानी कपड़ों से संबंधित जो उद्योग था, उसमें रॉ मटेरियल के रूप में यहाँ का कॉटन यूज़ होने लगा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। यानी इंग्लैंड की जो, ये ब्रिटेन की जो मैनचेस्टर और लिवरपूल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, वो भारत में ही जो अवेलेबल गुड क्वालिटी का जो कॉटन था उसी के द्वारा फ्लरिश होती थी, यानी पनपती थी, वो चल रही थी। यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। आपने बिहार में जो 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ था उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा, मैंने हिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया था। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे उनको उनकी लैंड पर इंडिगो ज़बरदस्ती प्रोड्यूस करने के लिए या ग्रो करने के लिए
विवश किया गया था बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि जो इंडिगो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत नेसेसरी थी, ज़रूरी थी, विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ब्रिटेन में लोकेटेड थी, दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिली। और जो बिहार के जो चंपारण के जो फार्मर्स थे वो अपनी फैमिलीज को सस्टेन करने के लिए, चलाए रखने के लिए फूड ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर पाते थे और उन्हें इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, यानी ग्लोबलाइजेशन के अंडर में, यानी स्पेशली 1990 में ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह से चारों तरफ फैल गया था। तो 1990 के बाद द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस, यानी जो भारत के जो फार्मर्स थे उनके सामने नए नए चैलेंजेस उभर कर आए। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेज, आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कॉम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। यानी हमारे यहाँ के जो फार्मर्स थे, जो इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर थे, राइस, कॉटन, रबर और ऐसी जो ये जो फसलें मैंने बताई, इन सब के जो प्रोड्यूसर्स थे, है ना, और वो क्या नहीं कर पाए, कॉम्पीट नहीं कर पाए, प्रतियोगिता नहीं कर पाए, कंपटीशन नहीं कर पाए किसके साथ, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, क्योंकि उन डेवलप्ड कंट्रीज़ में हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर थी, यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर को सब्सिडी दी जाती थी। तो इस वजह से उनसे कंपटीशन नहीं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी अच्छी थी, तो अच्छे से हमारी कंट्री जो है नहीं कर पाई, उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सके। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। आज जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो अपने आप को एक क्रॉस रोड पर, यहाँ पर जो रोड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पर अपने आप को पाती है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers। यानी अगर हम अपनी एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो इसको बनाने के लिए हमें जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस्ड मच, हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुई उसने भी काफ़ी वायदे किए थे, बट टुडे इट इज अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज ये बहुत ही कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है, समस्याओं में। इट इज़ बीइंग एलिग्ड, इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज ऑफ केमिकल्स, ट्राइंग एक्विफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, कि इस एग्रीकल्चर की वजह से, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो इसमें ओवर यूज़ हुआ है केमिकल्स का, है ना, उसने लैंड डिग्रेडेशन किया है ना, जो एक्विफायर्स हैं उनको ड्राई कर दिया है और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको पूरी तरह से वैनिश कर दिया है। द की वर्ड टुडे इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज का जो की वर्ड है वो क्या है, जीन रेवोल्यूशन है, न कि ग्रीन रेवोल्यूशन। और जीन रेवोल्यूशन क्या है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है स्टूडेंट? इट इज़ recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seeds। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो नई हाइब्रिड वेराइटीज़ होती हैं सीड्स की, है ना, उनको पावरफुल तरीके से सप्लीमेंट किया जाता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वेज टुडे, और जो हमारे देश में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो काफ़ी चलन में है इस समय, बिकॉज इट इज़ practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides। क्योंकि इसको प्रैक्टिस किया जाता था या किया जाता था बिना किसी फैक्ट्री मेड केमिकल्स के, जैसे कि फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स है। हैंस इट डज नॉट इफेक्ट एनवायरनमेंट इन नेगेटिव मैनर, और इसीलिए ये जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको नेगेटिव मैनर में इफेक्ट नहीं करती थी, इस पर प्रभाव नहीं डालती थी। अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक, कुछ हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो ये सोचते हैं दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस। हमारे जो अर्थशास्त्री हैं वो क्या सोचते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स हैं हैव अ ब्लीक फ्यूचर, उनका जो भविष्य बहुत ही ब्लीक है, यानी अंधकार में एक तरह से, है ना, या कहें कि असमंजस में है। और वो रहेगा कब तक, कि जब तक वो कंटिन्यू जो हमारे फूड ग्रेन्स हैं उनको ग्रो करते रहेंगे। कहाँ पर? ऑन द होल्डिंग्स, उन होल्डिंग्स पर, यानी उन फील्ड में जो लगातार
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके साथ ही वो लैंड होल्डिंग छोटे होते जा रहे हैं। तो उन पर अगर वो कंटिन्यू करते हैं ग्रो करना फूड ग्रेन्स को, तो इंडियन फार्मर्स का जो फ्यूचर वो काफ़ी अंधकार में होगा। इंडियाज रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 600 मिलियन विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। यानी हमारी जो इंडिया की जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 600 मिलियन है और ये 250 मिलियन हेक्टेयर का जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर डिपेंड करती है। एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर्सन। तो अगर हम बात करें इसके हिसाब से तो एक व्यक्ति के पास में लगभग आधा हेक्टेयर औसतन जो लैंड है वो एक व्यक्ति के हिस्से में आता है। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। भारतीय जो फार्मर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, विभाजित कर देना चाहिए एक तरह से, या अलग अलग तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे वो सीरियल्स क्रॉप उगाते हैं तो उनके साथ साथ उनको जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको भी उगाना ही होगा, क्योंकि केवल खाने के लिए नहीं, जो दूसरी जो बिजनेस पर्पज़ की क्रॉप है उनको भी उगाना जरूरी है। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सिमल्टेनियसली। तो इससे क्या होगा, जो उनकी इनकम है वो भी बढ़ जाएगी और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो भी स्वतः ही कम हो जाएगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल्स, क्रॉप्स लाइक jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane. India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops. क्योंकि जो फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो मेडिसिन में जो यूज होने वाली जो हर्ब्स यानी जड़ी बूटियां हैं, फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स हैं जैसे कि जेट्रोफा और जोजोफा, इनको कम इरिगेशन की ज़रूरत होती है राइस और शुगर केन की अपेक्षा। तो हम इनको भी उगा सकते हैं क्योंकि इनमें इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और इंडिया की जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, वो हम जानते ही हैं, तो इसको भी हार्नेस किया जा सकता है अगर हम एक वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स को अगर ग्रो करते हैं। यानी जो हाई वैल्यू वाली जो क्रॉप्स होती हैं अगर हम इनको ग्रो करें तो जो डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन है हमारे देश की उसको भी हम पीछे छोड़ सकते हैं या उसको हम नज़रअंदाज करते हुए इन क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वन मोर टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करना चाहता हूँ, भूदान और ग्रामदान। इसके बारे में भी स्टूडेंट पढ़ें, अक्सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज इज स्पिरिचुअल एयर। तो भूदान का मतलब, भू का मतलब पृथ्वी और दान का मतलब दान, हम जानते हैं। ग्राम का मतलब पूरा गांव दान कर देना। तो महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी डिक्लेयर किया था। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रहीज। और उन्होंने जो उनके सत्याग्रह थे उनमें सबसे अग्रणी सत्याग्रहियों के रूप में पार्टिसिपेट भी किया था। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधी जीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। और वह जो विनोबा भावे हैं वो महात्मा गांधी जी की जो कॉन्सेप्ट थी ग्राम स्वराज्य की, उसके जो सबसे बड़े समर्थक थे उनमें से एक थे। आफ्टर गांधी जी मार्टारडम, यानी गांधी जी के शहीद होने के बाद में या उनकी डेथ होने के बाद में विनोबा भावे अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। तो विनोबा भावे ने गांधी जी के उस मैसेज को लगभग पूरे देश में फैलाने के लिए पद यात्राएं की। Once when he was delivering a lecture at पोचमपल्ली in आंध्र प्रदेश, एक बार जब वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में अपना लेक्चर दे रहे थे, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being। तो कुछ जो गरीब लैंडलेस विलेजर्स थे उन्होंने विनोबा भावे के सामने एक डिमांड रखी कि उनको कुछ लैंड दे दिया जाए जिससे कि वो अपनी इकोनॉमिक वेलबींग को रख पाएँ। तो विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू दैम। विनोबा भावे हालांकि उनसे इस बात के लिए प्रॉमिस नहीं कर पाए तुरंत ही, बट एश्योर्ड, लेकिन उनको विश्वास दिलाया टू टॉक टू द गवर्नमेंट कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट से, रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम। उनके लिए जो लैंड देने का कोई जो प्रोविजन होगा उससे संदर्भ में, इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर वो कोऑपरेटिव फार्मिंग करते हैं तो। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी
stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. अचानक ही श्री रामचंद्र रेड्डी आगे आए और उन्होंने अपना जो 80 एकर्स का जो लैंड था वो 80 लैंडलेस विलेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दे दिया। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान, और उनका ये जो एक्ट था या काम था वो भूदान के नाम से जाना गया। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। बाद में उन्होंने कई यात्राएं की और अपने इस आइडिया को लगभग पूरे भारत में फैलाया। सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मैनी विलेजेस ऑफर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमंग द लैंडलेस। बहुत सारे जो जमींदार थे और गांव के जो ओनर्स थे उन्होंने अपने जो विलेजेस थे बहुत सारे लैंडलेस फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इट वॉज नोन एज ग्रामदान, तो इसको ग्रामदान के नाम से जाना गया। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स, इसके अलावा जो बहुत सारे जो लैंड ओनर्स थे, चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स। उन्होंने जो गरीब किसान थे उनको अपने जो लैंड का कुछ हिस्सा उनको देने के बारे में सोचा, ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट, क्योंकि वहाँ पर लैंड सीलिंग एक्ट था उसके डर से। एंड दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। और विनोबा भावे के द्वारा ये जो शुरू किया गया था भूदान ग्रामदान आंदोलन, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बारे में भी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड ऐसी रेवोल्यूशन थी जिसमें बिल्कुल भी ब्लड नहीं। अक्सर जो हम रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं तो उनमें एक रेवोल्यूशन को हिंदी में क्रांति कहते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं जो है किसी तरह का ब्लड बहता है और लोग एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का ब्लड नहीं बहा गया। लोगों ने स्वतः ही अपनी इच्छा से ही अपना लैंड दूसरों को ऑफर किया, तो इसलिए इसको जो है ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला गया। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पूरा चैप्टर आपको आज क्लियर हो गया होगा। और स्टूडेंट्स, इसका जो पेज नंबर 44 से लेकर के और जो पेज नंबर 47 46 के बीच में जितना भी पार्ट जो है जो मैंने अभी नहीं कराया है वो आपका डिलीटेड पार्ट है, तो वो आपको पढ़ना नहीं है ना। यहाँ 44 के बाद में या कहें 42 के बाद में जो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स टॉपिक पढ़ना है, और उसके बाद हमको इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर ये टॉपिक पढ़ना है। तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर